Good morning, student. My name is Anurag Mishra. I am your social studies teacher. Today, class 8 subject is history and topic is modern history. Also, the same chapter has been conducted by the last video. Students, मैं अनुराग मिश्रा आज आपको क्लास 8 के सोशल स्टडी के हिस्ट्री पार्ट के पहला चैप्टर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके टॉपिक जो बचे हुए हैं हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारी हिस्ट्री, इस हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं या फिर यह हिस्ट्री हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम जो टॉपिक बताने वाले हैं वो यही बताने वाले हैं रिकॉर्ड्स के बारे में। हम यदि हिस्ट्री की बात कर रहे हो तो ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम ये जानें कि वो कितना ऑथेंटिक है। आप सब भी किसी चीज के बारे में जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले उसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि वो एक्चुअली कितना सही है, कितना फैक्ट है। क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी, इंफॉर्मेशन ना हो, हम उसको सच नहीं मानते हैं। पुराने जो लोग थे, अंग्रेजों के जमाने से बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही अपने समय में एक संस्था का निर्माण कर दिया जिसका नाम था नेशनल आर्chive। उन्नीस 1920 की बात है, नई दिल्ली में एक संस्था का निर्माण किया जाता है जिसका नाम है नेशनल आर्chive। यह वह संस्था है, यह वह भवन है जहां पे ये आपको बता देता हूं, इसका निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में ही हुआ था। तो ये संस्था मेनली इसलिए बनाया गया था जहां पे हम रिकॉर्ड्स को रख सकें, उन रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रख सकें ताकि आने वाले टाइम पे इसका इस्तेमाल अच्छे से किया सके। ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि हमारे देश में कॉलोनी का राज था, यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो ब्रिटिशर्स ने पहले से ही ग्रामीण स्तर पर, जो विलेज स्तर की बात कर रहे हैं, तो तहसीलदार के कोर्ट में एक संग्रहालय या एक संरक्षित जगह डिपार्टमेंट बना दिया था जहां पे वह एक रूम बना दिया गया जहां पे उस पर्टिकुलर गांव, उस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी लोग हैं, जितने भी चीजें हैं, वहां कौन सी जमीन है, कितने तालाब हैं, कितने भवन हैं, सड़कें कैसी हैं, वर्षा कैसी होती है, कितने गांव आते हैं, कितनी तालुकाएं आती हैं, कौन कब जन्म लिया है, कौन कब मरा है, सब सारी जानकारियां, किसके पास कितने खेत है, ये हर एक चीज, हर एक जानकारी, हर एक इंफॉर्मेशन उस तहसीलदार के कोर्ट में संरक्षित की जाती थी। दोस्तों, ये आप जानते होंगे कि आज भी हमारे पास जो प्रशासन या शासनिक व्यवस्था है उसमें हमारे तहसील में, हमारे जिस तहसील में आपका घर या गांव पड़ता होगा, शहर के भी, उस पर्टिकुलर तहसील में आपके गांव या आपसे शहर से रिलेटेड हर एक जानकारी, अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, तो वहां पे हर एक जानकारी आपके जमीन से रिलेटेड, आपके गांव के रास्तों से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन उस कोर्ट में, उस पर्टिकुलर जगह पे स्थित सुरक्षित रहता है। तो ये जानकारियां पहले से ही अंग्रेजी शासनकाल से ही चली आ रही हैं कि हम कुछ पर्टिकुलर जानकारी को एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था बनाकर उसको वहां पे संरक्षित करेंगे। तो नेशनल आर्chive जो अंग्रेजी शासनकाल में 1920s में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, उसका मेन उद्देश्य था कि रिकॉर्ड्स को संभाल के रखना। इन रिकॉर्ड्स में मेनली गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते थे, लीगल एक्ट्स होते थे, कुछ सरकारी पत्र होते थे, किसी के आई विटनेस अकाउंट, यानी जैसे कि हम बात करें कि यदि किसी के दरबार में कोई ऐसा दरबारी रहा हो जिसने खुद देखा हो कि इस राजा ने या इस शासनकाल में ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं, तो उसको आई विटनेस अकाउंट बोलते हैं। जैसे अगर बात करूं तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा जो, उसमें पर्टिकुलरली उस शासनकाल के बारे में लिखा क्योंकि वो मौजूद था। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं राजदरबारियों के जो उस राजदरबार में मौजूद रहे हैं और उस राजा के बारे में उन्होंने उसको डिफाइन किया है अपने शब्दों में। ऐसे कुछ ऑफिशियल डायरी
कुछ ऐसे पत्र जो नेशनल एक्टिविटीज, कुछ ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने पत्र लिखे हैं, अपने व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्र संबंधित या समाज संबंधित कुछ ऐसे पत्र जो हमारे देश के या समाज के सामने आ सकते हैं, उसको पत्र को भी वहां रखा जाता है। ऐसे ऑर्डर, फरमान, कोड, सब कुछ, ये सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां रखे जाते थे ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल करके हम जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसे ही नेशनल म्यूजियम बात कर रहे हैं, ये म्यूजियम भी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इसको कहते हैं कि हिंदी में संग्रहालय। संग्रहालय जो नई दिल्ली में मेनली स्थित है, अब तो हर शहरों में स्थित होंगे, बड़े बड़े शहरों में। तो जो संग्रहालय का जो मेन काम ये होता था कि पुरानी चीजों को जो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, उनको कहीं संरक्षित किया जाए, कहीं संग्रहित किया जाए, ताकि उसके बारे में हम भविष्य में जान सकें, पढ़ सकें कि उस समय वर्तमान में कैसी व्यवस्थाएं रही थी, कैसी व्यवस्थाएं चली थी। ऐसे हर रिकॉर्ड्स, हर डायरी और हर तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास ये जानकारियां या ऑर्गेनाइजेशन हमको हेल्प करती थी। इसके बियॉन्ड कुछ बात करें तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे ऐसे ऑटोबायोग्राफी, बहुत सारी आत्मकथाएं, यानी इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में मेनली बस इतना अंतर है, यहाँ पे ऑटो जोड़ा है यानी यह आत्मकथा है, यानी किसी व्यक्ति ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है। हमने अगर अपने जीवन से संबंधित, अपने समाज से रिलेटेड देख समझ के मैंने खुद कुछ लिखा है तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। और बायोग्राफी यह हमारे जीवन पर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ लिखे, या मैंने कुछ ऐसा काम किया है। अब चूंकि साधारण इंसान की बात नहीं हो रही है, ये उस जमाने में बात हो रही है जब कोई किसी महान सामाजिक व्यक्ति हो, कोई राजा हो, प्रशासक हो, उसके संबंधित, उसके जीवन संबंधित, उसने कैसे काम किया, उसके ऑर्डर कैसे थे, उसके ऑर्डर से, उसके काम से समाज पर कितना अच्छा प्रभाव हुआ या कितना बुरा प्रभाव हुआ, तो ये होती है बायोग्राफी, जीवनी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी से भी हम बहुत सारे ऐसे जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं कि उस पर्टिकुलर जमाने में, उस एरा में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसे ट्रेवलर्स, जैसे आपको पता होगा एक फाया नाम का चीनी यात्री था जो भारत में ट्रेवलर बन के आया था, उसने भी अपनी किताब में भारत के शासनकाल के बारे में बताया था। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे नोवेल्स, बहुत सारे ऐसे बुक्स थे, इंपॉर्टेंट बुक्स जो हमारे हिस्ट्री ने लिखे हैं, और उसके माध्यम से भी हम देश विदेश और यहाँ के होने वाले राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है जब हम किसी चीज के बारे में कहीं से कहीं जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो हमको पर्टिकुलरली यह समझाते हैं कि हमारे समाज में कब कौन सी घटनाएं किस तरीके से घटित हुई और उसके सामाजिक इंपैक्ट क्या हुए। दोस्तों, इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ने से हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमारी सोचने समझने की क्षमता कितनी अच्छी और कितना ब्रॉड हो सकता है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद से आपको ये जानकारी हो जानी चाहिए, इतिहासकार जो भी लिखते हैं या जो जितने अकाउंट्स या जितने भी बुक्स लिखी गई हैं, उनको लिखने, उनको पढ़ने से पहले कितने अध्ययन, कितने शोध हुए होंगे, ये सब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, कितना मोटिवेशनल हो सकता है। बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो हमको इन बुक्स से, इन ऑटोबायोग्राफी से, इन ट्रेवलर से मिल जाती हैं, जिसको हम अपने समाज में, अपने जीवन में उतार के उससे सीखने की कोशिश करते हैं। ये इतिहास, ये बुक्स, ये अकाउंट्स, ये फैक्ट, ये ऑर्डर्स, ये हमको जीवन जीने के, सामाजिक जीवन जीने के, राजनीतिक जीवन जीने के सही मायने सिखाते हैं। इससे सीखिए, अपने जीवन को लाभान्वित बनवाइए। यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।